नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की ओर से समाज एवं इतिहास सार्वजनिक व्याख्यान श्रृंखला के में आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। आज का कार्यक्रम हमारे वक्ता जो हैं वो माननीय श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। उनके बारे में आप सब लोगों को बहुत कुछ जानकारी होगी। उन्होंने चिपको का नाम एक जनप्रिय शब्द बनाया है और इसी चिपको के आधार पर और बहुत सारे नए प्रयोग भी हुए हैं। और आज मैं इनका एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। हमारा आज बहुत अच्छा सौभाग्य है कि वो स्वयं आए हैं और उनसे हमारा साक्षात्कार हो रहा है और उनका व्याख्यान होगा। उसके बाद अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें उसके बाद डिस्कशन का भी समय होगा। हमारे वक्ता श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी प्रख्यात पर्यावरणविद हैं जो चमोली उत्तराखंड में रहते हैं। श्री चंडी प्रसाद भट्ट व्यावहारिक रूप से महात्मा गांधी के विचारों को लागू करने के लिए गांधीवादी युग के बाद एक सफल सार्वजनिक नेता के रूप में उभरे हैं। वे शासन में लोगों की सहभागिता, सभी को मुख्य धारा में लाने, समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने एवं शब्द की महत्ता पर अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि वहाँ पे चमोली में आप बहुत सालों से कार्यरत हैं और उन्होंने बहुत नए प्रकार के प्रयोग भी किए हैं और उसमें बहुत लोगों की भागीदारी भी रही है। चिपको का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यही है कि उसमें आम आदमी मुखरित हो पाया है। श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित गोपेश्वर ग्राम में हुआ था। बचपन के अभावग्रस्त जीवन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को समाप्त करने हेतु समर्पित कर दिया। सर्वोदय विचारधारा से प्रभावित होकर तदनुसार श्री भट्ट जयप्रकाश नारायण एवं विनोबा भावे को अपने आदर्श मानने लगे एवं समाज में फैली विभिन्न असमानताओं से संघर्ष करने का निर्णय लिया। कालांतर में स्थानीय लोगों की एक टीम बनाकर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ग्रामोद्योग की स्थापना की। 1970 और 80 के दशक में वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण पेड़ों के अंधाधुंध कटानों का विरोध करने के लिए चिपको पेड़ का आलिंगन आंदोलन की शुरुआत की, जिससे सरकार को मजबूरन वनों की कटान निरस्त करना पड़ा। साथ ही आपने संवेदनशील एवं वृक्षविहीन क्षेत्रों को हरा भरा बनाने के लिए वन एवं पर्यावरण संवर्धन शिविरों का आयोजन भी शुरू किया, जो अभी भी जारी है। श्री भट्ट जी ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है। कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने वनों की कार्य योजना बनाने के लिए श्री भट्ट जी की अगुवाई में राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। साथ ही राष्ट्रीय वन आयोग के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में आप कई अग्रणी संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। श्री भट्ट जी की सराहनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आपको कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से प्रमुख रेमन मैगसेसे से पुरस्कार, पद्म भूषण एवं पद्मश्री सम्मान, डीलिट एवं डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से नवाजा गया है। व्याख्यान का शीर्षक है हिमालय का पर्यावरण एवं विकास, चिपको के अनुभव। माननीय चंडी प्रसाद भट्ट जी। विद्वान गुरुजनों, बहनों और भाइयों, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय जैसे प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त संस्थान में आप ऐसे विद्वज्जनों के बीच में आने का तथा अपने अनुभवों के आधार पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त होना मेरे लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। इसके लिए मैं नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय परिवार का हृदय से आभारी हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुझे यह जानकर के बहुत प्रसन्नता भी हो रही है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जिस कार्य से हम जुड़े हुए हैं, समय समय पर हमारा उत्साहवर्धन अपनी लेखनी से
और कार्यक्रमों के द्वारा किया। और कई ऐसे लोग भी हैं जो हिमालय के पर्यावरण और संवर्धन संरक्षण में अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत आनंदित भी हूँ। मुख्य रूप से नेहरू स्मारक संग्रहालय ने कहा कि हिमालय का पर्यावरण और विकास के बारे में तो मैं बात बहुत नम्रता पूर्वक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं एकेडमिशियन या विषय विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं तो सामान्य तौर ग्रामीण परिवेश में सामाजिक चिंतन के लिए और मुख्य रूप से उत्तराखंड का जो अंतर्वर्ती जनपद है, सीमांत जनपद चमोली, उसका एक छोटा सा गांव था गोपेश्वर, वहीं पर एक रचनात्मक कार्यों की संस्था है दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, जो कि चिपको आंदोलन की भी संस्था मातृ संस्था है, उससे संबद्ध कार्य करता हूँ। चिपको आंदोलन पर्यावरण क्षेत्र का एक ऐसा आंदोलन है जिसने वन विशेषज्ञों, वन व्यवस्थापकों की गलत नीतियों का विरोध किया था और प्रारंभ में तनावपूर्ण स्थिति रही, लेकिन प्रबल जनमत के आगे उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी नीति की समीक्षा करनी पड़ी। ठीक, आज से 40 साल पहले, ये चिपको आंदोलन का 40वां साल है। मार्च 1973 के अंत में तो पहली बार हम लोगों ने कलेक्टर थे वहाँ पर, उनसे कहा कि हम पेड़ों पर अंगूठा मार देंगे। अंगूठा माने गढ़वाली शब्द अंगूठा और चिपको शब्द एक ही वो है। तो उस समय तो वो लोग हंस रहे थे, लेकिन जो 40 साल पहले सामान्य गांव के लोग जब पहली बार उनके सामने ये आया कि ये जंगल बचना चाहिए, तो उन्होंने सीधे और सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेड़ क्यों नहीं कटना चाहिए। उसके लिए किसी शास्त्र या प्रकार का वो नहीं था कि साहब पेड़ बचेंगे तो हवा, पानी इत्यादि, वो बातें तो बाद में जुड़ी। और पहले लोगों ने सीधे सीधे अपने अस्तित्व के साथ उस आंदोलन को जोड़ा कि यदि पेड़ कटेंगे तो हमारे कृषि व्यवस्था चौपट हो जाएगी, मकान आदि के लिए जो चूल्हा जलाने के लिए, पशुओं के लिए चारा इत्यादि, उनका एक सबसे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ था। और स्पष्ट कहा कि ये जंगल हमारा मायका है, इससे हमें इस प्रकार का वो मिलता है। और जब शब्द चयन की बात आती है, जैसे आजकल आंदोलन होता है, तो ऐसे शब्द की जो आकर्षित हो, लेकिन जैसे कई बार हम बात के आंदोलन में जुड़े तो उसमें इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी व्याकरण देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई ठीक शब्द, क्योंकि साल रूप से कहा कि हम अंगूठा मार देंगे और पेड़ों पर चिपक जाएंगे और तुम्हारी कुल्हाड़ी पर ताकत है, पहले हमारी पीठ पर मारो। जैसे आजकल किसी आंदोलन के लिए लोग उपवास करते हैं, सत्याग्रह इत्यादि, लेकिन इसमें सहज रूप से तो चिपको आंदोलन ने जमीन के आदमी की बात की, उनकी समस्याओं को उनके समझ के मुताबिक रखा, तो इस आंदोलन का विस्तार हुआ। इसलिए हमारा साफ मानना है कि आजकल बात तो बहुत होती है, लेकिन वास्तव में पेड़ बचाना या अपने पानी की सुरक्षा के लिए वो अनुभव से बचाया जा सकता है, अनुभव के लिए काम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आगे चल करके चिपको आंदोलन के अनुभवों का लाभ कई इलाकों में उठाया गया और सरकारों ने भी उसके अनुरूप अपनी कई नीतियां, क्योंकि जब प्रारंभ में जो अधिकारी 1973 में हमारे बिल्कुल खिलाफ थे, वो कहते थे कि पेड़ तो खाने के लिए है, माने हमारी विलासिता के लिए, उपभोग के लिए, व्यापार के लिए। लेकिन 3 साल 4 साल बाद प्रबल जनमत के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि जो आम अंगूठा छाप पहने हैं गांव के लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल तथ्यात्मक। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह उसका अनुभव करना। और हम ये मानते हैं कि आज की स्थिति में, जैसे आजकल जलवायु में परिवर्तन की बात आ रही है या भूस्खलन भूक्षरण की बात आ रही है, तो इस प्रकार के अनुभवों का ज्यादा विस्तार होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया और हमारे देश के अधिकांश भाग आज पर्यावरणीय बिगाड़ से संत्रस्त है।
एक और हमारी आवश्यकता, और वो भी मुख्य रूप से भौगोलिक वाली आवश्यकता बढ़ रही है। दूसरी ओर उससे भी अधिक तेजी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है। इससे जो पानी के परंपरागत स्रोत हैं वो सूख रहे हैं। और जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हिमालय में जहाँ से कि 3 नदियां मुख्य रूप से उद्गमित होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंद्र, उनका जो मूल स्रोत है वो हिमनद है। तो कहते हैं कि हिमनद पीछे जा रहे हैं। और एक बात तो हमने कहीं पढ़ा था कि उन्हें 2035 में जाने हिमालय के वो तो विवाद की बात है, तो वो स्थिति तो आने वाली नहीं है, लेकिन ग्लेशियर हिमनद जो है वो जरूर पीछे जा रहे हैं। और उसका असर कुछ न कुछ हमारी इन नदियों पर पड़ेगा। तो एक और जो परंपरागत स्रोत है वो भी सूख रहे हैं। भूक्षरण, भूस्खलन, भूमि कटाव, नदियों द्वारा धारा परिवर्तन। 2008 में आपने सुना होगा बिहार में जो कोसी है गंगा की एक प्रमुख धारा, जो नेपाल और माउंट एवरेस्ट के उत्तरी मार्ग से उसकी पंचकोसी नदियां निकलती है। तो मुझे उस पर 2008 में 1 महीने बाद वहाँ यात्रा करने का मौका मिला। तो जो कोसी नदी है वो भी हिमालय से निकलती है, भले वो भारत के हिमालय में से कम, लेकिन हिमालय में जो गड़बड़ी हो रही है उसका असर आज मैदानों पर भी पड़ने लग गया। आपने देखा होगा कि जब यमुना में कई बार ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में गड़बड़ियां होती हैं, तो हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि ISBT में नावें चलने लग गई थी 2 साल पहले। तो हिमालय की गड़बड़ी का तो एक सबसे भूक्षरण, भूस्खलन, भूमि कटाव, नदियों द्वारा धारा परिवर्तन, और इसके साथ साथ जो बाढ़ की घटनाएं पहले तो 10-20 साल में हम सुनते थे, लेकिन अभी हर दूसरे साल, हर साल ये घटनाएं होने लग गई है। और इससे हजारों लाखों लोगों की तबाही होती है, चाहे ब्रह्मपुत्र घाटी में और उसके बाद नीचे के इलाके में और गंगा में और इंदस में। जैसे 2 साल पहले लेह लद्दाख जो कि ट्रांस हिमालय का इलाका है, जहाँ पर बताते हैं कि कुल 65 मिलीमीटर बारिश होती है, 75 मिलीमीटर बारिश होती है, वहाँ भी भयंकर तबाही हुई। और कई बार देश के लोगों को के सामने तो एक ही बात आती है कि साहब बादल फट गए, और हमने भी यही पढ़ा कि बादल फट गए। मैंने तत्काल जो मौसम विज्ञानी है उनसे टेलीफोन पर बात की कि भाई उस दिन, क्योंकि मैं लद्दाख में 6-7 बार यात्रा कर चुका हूँ और वो खारदुला पास वाला जो नाला है उसकी स्थिति मेरे सामने थी, उसमें कहीं वनस्पति नहीं थी। और उसके बाद हमने पता चला कि कुल 43 मिलीमीटर बारिश हुई। तो बादल फटने का होता है कि 4 इंच बारिश होनी चाहिए 1 घंटे में। 4 इंच बारिश का मतलब 100 मिलीमीटर। अब 100 मिलीमीटर बारिश तो पर लोग बिना समझे सीधे समाचार पत्रों में कह देते हैं, वो मैन मेड डिजास्टर के बजाय वो कर देते हैं कि प्रकृति पर इस प्रकार से। तो आज बाढ़ और उससे, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो है, जैसे हमने बताया कि इस प्रकार की गड़बड़ी का प्रभाव इमारत पहाड़ों में और मैदान पर सभी जगह पड़ने लगा है। हमारी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो है हिमालय के पहाड़ों में हो रही है। एक तरफ से पर्यावरणीय बिगाड़ का दूसरा नाम हिमालय है। कई बार हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एक जगह पढ़ा था गीता में कि स्थावरा नाम हिमालय, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि 6 वस्तुओं में मैं हिमालय। तो क्या कृष्ण ने इस हिमालय की कल्पना की? केवल हिमालय का मतलब केवल लंबा चौड़ा और ऊंचे पहाड़ का ही नाम नहीं है, बल्कि सर्वांग सुंदर और सर्वथा परिपूर्ण और समृद्ध पर्वत का नाम रहा होगा। तो तब उन्होंने अपनी तुलना से की होगी, चाहे जिसने वो कभी ने कल्पना की या कैसे भी हुआ। तो हिमालय की स्थिति, कौन सी परिस्थितियां इस प्रकार की है जो हम अभी तक समझे हैं, क्योंकि चिपको आंदोलन के बाद हमें, हमारे साथियों को
मैं शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, बल्कि हमारे साथियों को जो कई टीम है पूरे उत्तराखंड में, उन्होंने हिमालय को समझने का प्रयास किया। वो जो ब्रह्मपुत्र का सियांग है, दिवांग है, लोहित है, और अपने सुवर्णशिरी वहाँ से लेकर के और जंस्कार, अपना लेह लद्दाख की नुब्रा घाटी इत्यादि अधिकांश इलाके को उत्तराखंड में तो कई बार अलग अलग ग्रुपों ने समझने का प्रयास किया, लेकिन इसके अलावा पूरे हिमालय को भी और हिमालय के ऊपर भी, मैंने चाहे तिब्बत हो और यांगत्से नदी, जहाँ भी किसी भी मामले से हम कहीं गए तो अपनी समझ को नदियों का, पहाड़ों का जो और उसका मैदानों पर किस प्रकार का वो पड़ रहा है, तो इसको समझने का एक नम्रतापूर्वक प्रयास किया। जो हमने देखा कि वास्तव में हिमालय में एक जो दबाव है आज हिमालय पर, एक तो प्राकृतिक दबाव है, जो उथल मच रही है, जिसमें भूकंप है या कई बार अवलांच आ जाते हैं, अतिवृष्टि हो जाती है। तो क्योंकि गहरी घाटियां हैं और जून से सितंबर तक जो अतिवृष्टि होती है, तो कुछ तो प्राकृतिक कारण है, लेकिन कुछ मानव के कारण। जैसे हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक कारणों में 1897 में और 1950 में नॉर्थ ईस्ट में, मुख्य रूप से अरुणाचल में अर्थक्वेक आया था। 8.6 और 8.7 रिक्टर का वो आया था। तो वहाँ भी हम लोग, क्योंकि उत्तराखंड में 1991 में और 1999 में भूकंप आया था, उत्तरकाशी का और चमोली गोपेश्वर का भूकंप। हमने कहा हमारे यहाँ पर 6 रिक्टर का अर्थक्वेक आया, 6.6 का, यहाँ पर 768 लोग मारे गए। तो जहाँ पर 8.7, 8.6 का तो हम लोगों ने अरुणाचल की 15 दिन की यात्रा की और बड़े बूढ़ों को ढूंढा, जो 1950 में जो बता सकते थे। तो पता चला कि जब 15 अगस्त 1950 को अर्थक्वेक आया तो उस दिन कुल 600 लोग मारे गए, लेकिन 17 अगस्त को अरुणाचल में भयंकर तबाही हुई। आधा पासीघाट, जो लोग नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल गए होंगे, आधा पासीघाट नष्ट हो गया था। एक सदिया टाउन था जहाँ पर पॉलिटिकल बैठता था, वो आज सदिया घाट हो गया है और भयंकर जगह जगह तबाही हुई। और इसके अलावा डिब्रूगढ़ जो है आज 3 मीटर नीचे है और ब्रह्मपुत्र 3 मीटर ऊपर। तो उन बड़े बूढ़ों ने बताया कि किसको हम लोग 1897 के अर्थक्वेक के बाद जैसे बम्बू के घर है, अर्थक्वेक आया, जलजला आया, वो मकान टूटे भी होंगे तो लोग घायल हुए पर मरे नहीं। लेकिन जो 17 अगस्त को नुकसान हुआ पूरे सुवर्णशिरी में, सियांग में, दियांग में, जिससे पूरा भूगोल बदल डाला वहाँ का, उस दिन हुआ यह कि लैंडस्लाइड हुआ। लोग तो मारे नहीं गए, लेकिन लैंडस्लाइड के कारण सियांग रुक गई, दियांग जो दिवांग दूसरी धारा है, सुवर्णशिरी इत्यादि, और फिर वो 1-1.5 दिन बाद जो टेम्परेरी लेक बन गई थी, उसके कारण भयंकर तबाही हुई, जो आज भी जारी है। मतलब वहाँ वो मिट्टी जिस प्रकार से आ रही। तो 1991 और 99 ने हमको वहाँ, इसी प्रकार अपना जो हिमाचल प्रदेश में 1975 में और फिर ज्वाला कुठिया आदि में, मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो नुकसान हुआ, उसको भी समझने का प्रयास किया। और लेह लद्दाख में अर्थक्वेक का तो उस प्रकार नहीं, लेकिन जो हमारा ठंडा रेगिस्तान है उसको समझने का भी हमने 6-7 बार अलग अलग निमित्त से वो होता था, तो हमारी पूरी दल उसको समझ। तो उसी संबंध में तो जैसे मैंने बताया कि एक तो प्राकृतिक उथल की बात है, दूसरी इस बीच हमने देखा पिछले 50-60 सालों में सीमा सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे तीसरे कारणों से आबादी का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया है। मुख्य रूप से महा हिमालय मैंने जो बिल्कुल उच्च हिमालय में और शिवालिक में आबादी का दबाव ज्यादा। मैं कहीं देख रहा था, यही दिल्ली विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग वालों ने कुछ अध्ययन किया था, तो उनका भी ये कहना डॉक्टर वीर कुमार जी ने, ये जो डॉक्टर जयकिशन कॉलेज के प्रोफेसर, तो उनका कहना है कि ऊपर जो है दबाव और बीच का जो हिमालय है उसमें दबाव
कम है। तो आबादी का विस्तार भी एक तरफ से मैसेज आता है तभी दूसरा। तीसरा जो कारण है, कई कारणों से सीमा सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे तीसरे कारणों से मोटर सड़क का जाल बिछा जो जरूरी भी था और कई योजनाएं भी शुरू हुई। उसके कारण जंगलों एक तो विकास हुआ, लेकिन दूसरी ओर जंगलों का तरतीब ढंग से विनाश हुआ। कई संवेदनशील इलाके थे। तीसरा जो कारण हमने समझा वो था ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण विकास का संतुलन। माने गाँवों में आज की दृष्टि से स्वास्थ्य के, पानी के, शिक्षा के ठीक ढंग का वो नहीं था, तो वो सीधे सड़क के किनारे या जहाँ भी इस प्रकार की सुविधाएं भी लोगों के पास पैसा रहेगा और वहाँ पलायन किया। तो एक कारण उस पलायन के कारण भी ये गड़बड़ी हुई और जगह जगह जो अतिक्रमण इत्यादि हुआ। और अंत में जो सबसे सौभाग्य की बात है कि हिमालय को जो जैसे कहते हैं कि बहुत संवेदनशील है, आज भी ऊपर उठ रहा है, चीन और तिब्बत को पीछे धकेल रहा है, जो भूगर्भ बिल कहते हैं। तो हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, इस सबको समझने की बहुत कमी है और वो समझना भी नहीं चाहते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसका आज हिमालय का दबाव है। तो इसी संबंध में मैंने कुछ पारदर्शी है, कुछ पुरानी है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगला हाँ, तो ये हिमालय के जो ऊपर 5 देश हैं, पाकिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। और मुख्य रूप से यदि हिमालय में कोई गड़बड़ी होगी तो उसका पूरे दक्षिणी एशिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और अगला ये 3 धाराएं, ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये नीचे और उधर सिंधु नदी, ये 3 धाराएं मुख्य रूप से हिमालय से उत्क्रमित होती है। और इनका जैसे गंगा का जो बेसिन है वो 26% पूरे देश का जो है उसमें 26% अकेले गंगा का है। इसी प्रकार ये ब्रह्मपुत्र का है 7.8 बेसिन इसके अंतर्गत है। और सिंधु का जो है वो 9.8 के करीब बेसिन। तो पूरे इन 3 नदियों का हिमालय से निकलने के बाद ये 43% भूभाग जो है देश का बेसिन इन 3 नदियों का। हिमालय में गड़बड़ी होती है तो इन 3 नदियों पर पड़ेगा। और 3 नदियों का मतलब जैसे गंगा का जो बेसिन है वो 26% है और इसमें जो जल राशि है वो 25% जल राशि। तो वो पूरा जो है ऊपर गड़बड़ी होगी तो उसका गंगा सागर तक दुष्प्रभाव पड़ेगा। 9 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं और 41% की आबादी इसके अंतर्गत है। इसी प्रकार ये अपना जो इंडस है ये 1700 किलोमीटर जो है वो तिब्बत में प्रवाहित होती है और सबसे प्रचंड नदियों में मानी जाती है। और उसके कारण हमारा अंत में जाकर के वो हमारे देश में आती है सियांग के नाम से, अरुणाचल में फिर उसमें जो सुवर्णखेड़ी इत्यादि होती है, फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे बढ़ती है। इन 10 में एक और तो श्योक इत्यादि। और इसका जो इसमें जो जल राशि है 49% से कुछ अधिक जल राशि है। तो इन टोटल तीनों नदियों का, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में 33% जल राशि जो भारत में है वो ब्रह्मपुत्र है, तो 63% से भी अधिक जल राशि इन तीनों नदियों में। यदि हिमालय में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव पूरे देश को भूमिगत जल के रूप में, प्रवाहित जल के रूप में भुगतना पड़ता है। अगला ये यदि आपको हिमालय को देखना है तो सीधे माने राजनीतिक बाउंड्री पहले अलग हो। और ये कैलाश का है, कैलाश के चारों और का ये बिल्कुल एक तरफ से यहाँ बारिश कम होती है और जो निचला क्षेत्र है उसमें बस कम जमती है। मैं सोचता हूँ महाकवि कालिदास ने
स्वप्न में देखा होगा, उस समय हमारे जहाज चाहे तो थे नहीं। जैसे कालिदास ने कहा था कि अत्युत्तर श्याम जिस देवतात्मा हिमालय नाम लगा दिया पूर्वा परा तो ये निजीव गाया चित्तम माने ये पूरे दुनिया को संतुलन करने वाला है। अभी किसी शास्त्री का देख रहा था कि ये दुनिया के मौसम को और जलवायु को भी हिमालय नियंत्रित। ये वो तो कैलाश तो तिब्बत में था, लेकिन ये भारत का हिस्सा है। इसको गणेश पर्वत कहते हैं। नीति पास है जो तिब्बत जाने का। आप देख रहे होंगे कि ऊपर तो बर्फ है, इसके इधर उधर के इलाके में बर्फ नहीं है, क्योंकि इस इलाके में ये शांत हिमालय वाला इलाका है। इस इलाके में बर्फ कम गिरती है। अगर ये आपने पहले देखा होगा कैलाश की तरफ से ये चित्र लिया गया है। उधर तो हिमालय की रेंज है और फिर इसमें राजस्थान और दूसरी और मानसरोवर है। तो राजस्थान से आपकी सूचना निकलती है और इसके पूरब से तो कैलाश के पिछले भाग से ब्रह्मपुत्र, जिसको सांगपो कहते हैं तिब्बत में, और फिर सियांग और फिर ब्रह्मपुत्र, और इस तरफ से उद्गमित होती है इंदस, और फिर उसमें श्योक इत्यादि कई नदियां समाहित होती है। आगे ये मैं गंगा का वो दिखा रहा हूँ केदारनाथ के पास, केदारनाथ से ऊपर रुद्रनाथ और फिर बद्रीनाथ की तरफ जो यात्रा करते हैं। तो ये हिमनद है। यदि हमको हिमालय का पर्यावरण समझना है तो केवल जंगल और नीचे का इलाका नहीं, बल्कि जहाँ ऊपर हिमालय की चोटियां हैं वहां से लेकर के फिर हिमनदों के बारे में, फिर जो बुग्याल है, बुग्याल के बाद चौड़ी पत्ती के जंगल, और फिर निचला शिवालिक का इलाका, उसको तो जैसे गंगा की जो सहायक धारा है अलकनंदा, भागीरथी, गौरी, काली, धोली, पिंडा, इनका उद्गम इसी प्रकार के हिमनदों से है। यदि ये हिमनद पीछे जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इनमें पानी कम मिलेगा। तो इसलिए आजकल जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट वाले इत्यादि अध्ययन तो कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि अध्ययन केवल यही नहीं होना चाहिए कि साहब हिमनद पीछे जा रहे, बल्कि प्रतिवर्ष कितनी बर्फ गिर रही है, वो जम रही है, उन हिमनदों को बनाए रखने में योगदान कर रही है या नहीं। फिर इन हिमनदों के पीछे जाने से वहाँ की जो ट्री लाइन है, वनस्पति है, उस पर किस प्रकार का असर पड़ रहा है, और वहाँ के जो जीव जंतु, जैसे निचले इलाके में चूहा है, उसकी लंबी पूंछ होती है, और ऊंचाई वाले इलाके में हम रूंडा कहते हैं, काफी बड़ा होता है और उसकी पूंछ नहीं होती है। तो यदि हिमनद पीछे जा रहे हैं तो ट्री लाइन की क्या पीछे सरक रही है, उसका इन जीव जंतुओं पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति पर, जीव जंतुओं पर, और फिर वहाँ के रहने वाले लोगों पर किस प्रकार का असर पड़ रहा है। तो इस प्रकार का सारा अध्ययन होना चाहिए, और फिर देश को बताया जाना चाहिए कि साहब हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। ये विवरण का तैयार होनी चाहिए डाटाबेस का। लेकिन अभी तक हिमनदों के बारे में तो है, लेकिन और वनस्पति के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, लोगों के पानी के परंपरागत स्रोतों के बारे में, सिंचाई खेती के बारे में कोई आगे है नहीं। इसलिए हम कई बार ये अनुरोध कर चुके हैं, इसका एक एक प्रभाव के बारे में भी अध्ययन होना चाहिए, लोगों को विवरणिका के आधार पर इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। ये इस तरफ तो भागीरथी उद्गमित होते हैं गोमुख, ये अलकनंदा बद्रीनाथ से 15-20 किलोमीटर आगे है। अलकापुरी बाघ कहते हैं, बाघ गढ़वाली में हिमनद को कहते हैं। तो ये भागीरथ खर्क और छतोपंथ ग्लेशियर का यहाँ पर संगम है, यहीं पर से अलकनंदा उद्गमित होती है, जैसे यहाँ से भागीरथी उद्गमित होती है। तो फिर ये नदियां बड़ा रूप धारण कर लेती है। अगला ये हिमनदों के बाद ये नदियां जो बुग्याल है, पास्चर है, और वहाँ विविध प्रकार के पुष्प और औषधीय पादप उन बुग्यालों में है, और उनसे छन छन करती, माने बारिश का पानी और बर्फ का पानी पहले इन बुग्यालों में गिरता है, और उसमें कई प्रकार के फूल हैं,
इस नदी का नाम ये उर्गम जोशीमठ और रुद्रनाथ के बीच की नदी है। पहले हम इसको दूध गंगा कहते थे, क्योंकि स्थानीय लोग हर नदी का, हर पहाड़ का टेरिटरी देख करके उसका नाम रखते थे। लेकिन आजकल इसमें कुछ इसको अब यदि नाम रखना हो तो खीर गंगा, गुड़ वाली खीर, माने उससे गर्मट मैदा इत्यादि, क्योंकि इसके जलागम में मानव की गड़बड़ियां बढ़ गई है। एक साल तो ऐसा था कि वहाँ के लोग, वहाँ का पर्यावरण बाहरी व्यक्ति की पहुंच से दूर था, तो इसका नाम दूध गंगा, इसी प्रकार कल्प गंगा, अलग अलग गंगाओं के नाम से। तो ये सारी अलकनंदा और भागीरथी की जो सहायक धारा है, आप लोगों ने तो वैली ऑफ फ्लावर के बारे में सुना होगा, लेकिन उत्तराखंड का पूरे हिमालय में आप जाए और देश के भी जो वन क्षेत्र है, अलग अलग किस्म प्रजाति के वन्य इत्यादि, गंगा के बारे में जो कहा जाता है कि उसमें प्रदूषण नहीं होता है जल, मैं सोचता हूँ कि इन वनौषधियों का, इन वन पुष्पों का अपने आप में एक महत्व होगा, उसके साथ अंतर संबंध होगा। अगला ये हैन कमल है, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर, और वो ब्रह्म कमल है, आप देख रहे हैं वो बर्फ उसमें, और छोटे से इलाके में सिर्फ 1 मीटर की मिट्टी को आप खोदो तो वहाँ इतनी प्रजाति की वनस्पतियां होंगी, इतने प्रजाति के कीड़े मकोड़े, 1 मीटर को नष्ट करने का मतलब हम दर्जनों प्रजातियों को नष्ट कर रहे। तो प्रकृति ने अपना एक साम्राज्य बना रखा है, और ये ब्रह्म कमल, हैन कमल, कई प्रकार के पुष्पों से रिच करके, और वहाँ की जो प्रकृति है, मैंने जून के महीने में जाएंगे हम, जब बुग्याल में जाते हैं तो सफेद फूल देखेंगे, और जून के अंत तक वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, फिर दूसरे को मौका दे देते, माने एक ही इलाके में इस प्रकार का हिमालय का एक से वातावरण है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमने 25 हेक्टेयर पर अपना कब्जा कर दिया था पूरा, लेकिन प्रकृति में वो मई जून में एक प्रकार के पुष्प आएंगे, वो अपने को समाप्त कर देंगे, दूसरे पुष्पों को उसके बाद मौका देंगे, फिर सितंबर तक एक ही जगह पर 3-3, 4-4 प्रजाति के पुष्प उगेंगे। अगला ये फिर जो बर्फानी उससे जहाँ हिमनद होते हैं, फिर वो धक्का दे करके हिमोड़ होते हैं। तो ये रोटी घाटी के बगल में काकभूषणी नाला होता है, यहाँ पर आप देखेंगे लाल ये पुष्प है। वनस्पति जहाँ थोड़ी भी मिट्टी मिल गई, और प्रकृति इतनी उदार होती है कि वो सिर उठा लेती है। अगला और इसी प्रकार के जो ये गांव है, करीब 3000 है, तो द्रोणागिरी, तो आपने सुना होगा कि हनुमान जी जहाँ थे, वो तो आज भी हनुमान जी की पूजा द्रोणागिरी गांव के लोग ने। तो ये भी जो मोरन डिपोजिट है, ये जिसको उसमें स्थित ये गाँव है, और ये पत्थर आप देख होंगे, इन्होंने मकान पत्थरों को नहीं छेड़ा और हिमोड़ के अनुरूप अपने को ढाला। तो ये गाँव यही नहीं हो, चाहे आप मुल्तानी के इलाके में चले जाए, सवाघाट से आगे चले जाए, तो अधिकांश गाँव मोरन डिपोजिट में भी स्थापित है। और जो ये जलवायु परिवर्तन का है, क्योंकि जैसे जैसे वो होगा तो सबसे पहला प्रभाव इन्हीं गाँव पर पड़ेगा। जैसे कई बार सुन रहे हैं कि साहब यहाँ पहले ये फसल नहीं होती थी, अभी ये फसल होने लग गई, मैदान में तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे समुद्र में कितना पानी का स्तर ऊपर उठेगा और हिमालय में हिमनद पीछे जाएंगे। तो इसी प्रकार फसल चक्र का, दूसरे तीसरे चक्र का, पहले लोग अपने अनुरूप जैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ते थे उस प्रकार की फसल, जैसे कीड़ा हुआ, कौड़ी, झंगोरा या राजमा की फसल और रामदाना इत्यादि, अपने उसी प्रकार की फसल का को विकसित करते थे। लेकिन अब समस्या ज्यादा तो लोग अवलंबित हो गए हैं ICAR और कृषि वैज्ञानिकों के ऊपर। लोग पहले लोग अपने अनुरूप परिस्थिति को देखते हुए ढाते थे फसल चक्र इत्यादि, तो उसका इधर के वर्षों में कुछ कमी जैसी दिखाई दे रही है ऊपर के इलाकों में। अगर ये इसके बाद जो मैंने बुग्याल कहा कि शमरू इत्यादि, ये अलग अलग इस प्रकार के बुग्याल रुद्रनाथ के आसपास। अगला तो
बुग्यालों के बाद इस प्रकार के चौड़ी पत्ती के जंगल, जिसको बांध, बुरांस, मोरू, खरसू, ये ऊंचाई वाले चौड़ी पत्ती के जंगल है। ऊपर वो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है, 11-12 हजार फीट से चौड़ी पत्ती के जंगल। तो इन जंगलों में जगह जगह इतनी ह्यूमस इतनी ज्यादा होती है कि बारिश और बर्फ के पानी को वो अपने में जब्त कर सकते हैं। माने अन्य का जो हमारी नदियों का हिमनदों के बाद जो ज्यादा जल मिलता है, तो इस प्रकार के जंगलों के ये बीच वाला इलाका। एक तो ऊपर का इलाका जहाँ बारिश कम आती है, जैसे आप पश्चिम में चले जाएं तो जम्मू कश्मीर का इलाका है। शिवालिक में तो 1000 से 2000 तक बारिश आ जाती है मिलीमीटर। उसके बाद आप जैसे ही कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे तो 600 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर। लेकिन ट्रांस हिमालय में कारगिल और लद्दाख में जाएंगे तो 75 मिलीमीटर तक। लेकिन हमारा जो मध्य हिमालय है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 2000 से 2500 और उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पर 2500 से 5000 और 13 तो नहीं तो उससे भी ज्यादा उसमें, पर औसत उसका 2500 और 5000। और ये इलाका जो है, जो बीच का इलाका, ये MCT जो भूगर्भ होता है कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, सबसे संवेदनशील इलाका इसी को माना जाता है। यहाँ बारिश ज्यादा आती है, जंगल भी खड़े हैं, लेकिन थोड़ा भी मानवीय गड़बड़ी के कारण ये भूस्खलन, भूक्षरण, जैसे उत्तरकाशी का है, चमोली का, रुद्रप्रयाग का, मालपा तो खैर हाई हिमालय में था, पर मालपा के आसपास से ही जो MCT मुख्य केंद्रीय भ्रंश गुजरता है। तो भूगर्भविदों के अनुसार हिमालय में ये जो बीच की पट्टी है उसमें ज्यादा गड़बड़ी पिछले 50-60 वर्षों में से बढ़ गई है। अगला ये गंगा नदी है, ये सतलज है, और उधर धनुषकार और सिंधु नदी का संगम है, और ये है सबसे प्रचंड नदियों में मानी जाने वाली सियांग नदी। और जहाँ ऊपर देख रहे होंगे अमूमन बारिश में जल राशि वहाँ तक बढ़ जाती है। हर साल जो ब्रह्मपुत्र घाटी में तबाही मचती है, तो उसका कारण सियांग भी है, सुवर्णसिरी है, लोहित इत्यादि सारी नदियाँ। अगला ये जब शिवालिक के इलाके में आ जाती है तो वो फैल जाती है। यहाँ आबादी का भी ज्यादा घनत्व या तो उच्च हिमालय में है या तो शिवालिक में है। अगला जो जंगल का खेती बाड़ी का रिश्ता, ये चौड़ी पत्ती, एक तो पानी को जब भी करने वाली बात है। गांव के लोग भी समझते हैं कि जहाँ चौड़ी पत्ती के जंगल होंगे वहाँ से धरण ह्यूमस इत्यादि बह करके आएगी तो खेती में उपज भी। तो इसलिए लोग अमूमन उत्तराखंड में चौड़ी पत्ती के जंगलों को ज्यादा सुरक्षित रखते थे, और कृषि उत्पादन भी ऐसे इलाके में ज्यादा बढ़ता है। इसके साथ जैसे ये ओक मैंने बांध होते हैं हमारे यहाँ, तो बांध के नीचे जरूर पानी का स्रोत होगा। अगर जैसे हमारे गांव गोपेश्वर का है, ये इस बांध के जंगल के बाद खेती है, ये वैज्ञानिक होते हैं। और आजकल तो हम गंगा की सफाई के लिए, पवित्रता के लिए, हम पहले बचपन में इन धाराओं के पास जूते लेकर के नहीं जाते थे, माने पवित्रता। आज तो पूछते हैं कि क्यों, जैसे मैंने आपको ब्रह्म कमल, सैन कमल का, इसके लिए भी लोगों के एक संस्कार है, प्रकृति संरक्षण है। क्योंकि यह कहा जाता था कि साहब यदि आपने फूल मौसम से पहले, नंदा देवी रात से पहले आपने तोड़ दिया तो आपको बलदेव और आखिरी माने बलदेव और आखिरी हार नहीं, माने आपके पेट में दर्द इत्यादि, उसको एक तरफ से इस प्रकार से जोड़ दिया था। उनको मालूम है कि राजा का आदेश के पालन नहीं करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने इस प्रकृति संरक्षण की बात जोड़ी, उसको मालूम है कि यदि इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हिचक जाएगा, अकेले में भी कहेगा कहीं मेरा नहीं। नो, बचपन में हम एक रुद्रनाथ का इलाका है, वहाँ जूते पहन करके नहीं जाते, और कई बार किसी के पेट में वो हो गया, दर्द हो गया या मृत्यु हो गई तो कहते थे कि इसने जरूर कुछ न कुछ गलत काम किया है। तो और इसी प्रकार एक अनुसुया देवी है, नीचे अमृत गंगा है। जब हम 3 किलोमीटर का इलाका पार करते थे तो उस इलाके में थूकना और शौच इत्यादि करना वर्जित था। तो इस प्रकार की समृद्ध परंपरा ऊंची आवाज लगा करके नहीं, लाल कपड़े पहन करके नहीं,
क्योंकि जिसने सोचा वो तो जैसे मस्किटियर है, लाल कपड़ा देख करके ऊंची आवाज से वो मिलक जाएगा, मुनाल है, तो उनके संरक्षण के लिए उसने सोचा कि ये राजा का आदेश तो मानेगा नहीं, लेकिन इस आदेश के कारण तो प्रकृति संरक्षण की कई समझ, जैसे माघ के महीने, श्रावण के महीने जंगली जानवरों को मारना उस जमाने में बिल्कुल वर्जित था। ये नॉर्थ ईस्ट का चित्र है, झूम भी है, ये अपना अरुणाचल का ये फिर जो ये हरियाली आप देख रहे हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट की, पूरे लद्दाख में इधर के 30-40 वर्षों में बहुत हरियाली आ गई, क्योंकि पेड़ उनकी ठंड नहीं थी। जहाँ भी थोड़ा बर्फ की लकीर से पानी देगा तो ये कारगिल से करीब 60 किलोमीटर आगे का गाँव, ये सारा, क्योंकि पहले वहाँ लकड़ी थी नहीं, और इधर के वर्षों में उन्हें पता चला कि यहाँ हरियाली हो सकती है, तो इस प्रकार से लोगों ने अपने खेतों में जहाँ भी जमीन देखी, जहाँ थोड़ा भी पानी रहा, तो ये लद्दाख नुनकुन वाला इलाका है यहाँ से। इसी प्रकार ये सतलज का इलाका, ये मिथुन चंवर का है, माने प्रकृति ने उसी रूप, लेकिन जो सिल्क रूप थी मध्य एशिया से और अपने कश्मीर तक, तो ये नुब्रा घाटी में जो झुंड के ऊंट आज भी वहाँ पर है। तो जानवरों का जैसे मुनाल है, मस्किटियर है, और तराई में आपका एक गेंडा, तो इसी प्रकार हाथी इत्यादि, माने हिमालय में जो जैव विविधता है उच्च हिमालय से लेकर के और नीचे तक विविध प्रकार का, ये इसी प्रकार लोगों का पहनावा, ये उत्तराखंड का चित्र है, उधर लेह लद्दाख, ये हिमाचल और ये अरुणाचल, माने वहाँ की ठंडी जैव विविधता, लोगों के पहनावे में भी अलग विभिन्नता दिखाई देती है। ये इसी प्रकार रहने के, ये तो चमोली जिले का लीची जो पास के इलाके का गाँव है, लीची गाँव, और नॉर्थ ईस्ट में ये बम्बू के मकान है। कितना भी सरकार कोई का जाए तो ये मकान भले गिरेंगे, टूटेंगे, लेकिन लोगों की मौत कम होगी। इसी प्रकार ये हिमाचल प्रदेश का है, उत्तरकाशी जिले में भी अमूमन पुराने मकान इसी प्रकार के। अगला जैसे उत्तरकाशी का ये 5 मंजिला मकान है, तो 1991 में उत्तरकाशी में 768 लोग मारे गए, और जो सीमेंट सरिया लेंटर के मकान थे वो टूटे और लोग गए भी, जैसे जामक गाँव में के बाकड़ू, लेकिन ये इस मकान को कहते हैं कि 400 साल पुराना। अभी एक डॉक्टर नवीन व्याल है PRL में, उन्होंने इसका वो निकाला करीब 250 वर्ष तो है इसमें, तो 5 मंजिला मकान 1991 में भी इस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। अगर तो इस प्रकार की एक सबसे परंपरागत शैली थी। दूसरा जो जंगल के साथ, प्रकृति के साथ, ये पहला जो चित्र है वो चट्टान पर चढ़ रही है बहन, तो वो पर्वतारोहण के लिए नहीं बल्कि चारा और जलावन के लिए चढ़ रही है। इस प्रकार से पीठ में चारा लाते हैं, फिर जलावन, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो। और मुझे तो गोदावरी की भी 2-3 बार यात्रा करनी पड़ी, जो मुख्य रूप से एजेंसी ये जो है ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, खम्मम इस इलाके में, वहाँ भी जाने का, तो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ का भी कोंडा कहते हैं उनको, तो वहाँ भी चूल्हा लोगों का लकड़ी से ही चलता है, और कई प्रकार के भी पेड़ हैं, चाहे वो कटहलो, जंगलिया, इमली इत्यादि के, तो इसी यही स्थिति हिमालय में भी अलग। ये नॉर्थ ईस्ट का अपने नागालैंड का चित्र है, जैसे हमारे यहाँ लकड़ी के पर्याय इत्यादि कई प्रकार के बर्तन बनते हैं, तो वहाँ तो ये बम्बू का पानी डाले का बर्तन, ये मोकेंचू के पास का चित्र है। माने जंगल यदि न होंगे तो हमारी दैनिक जो आवश्यकता की, माने कृषि यंत्र तो है ही, लेकिन कृषि यंत्र के अलावा भी दैनिक उपयोग के भी कई लकड़ी के बम्बू के बर्तन बनते हैं, मकान आदि के अलावा। अगला ये जो उत्तराखंड में मुख्य रूप से 1850 के बाद बलों का दोहन हुआ, तो ये उस समय सबसे पहले टेहरी के राजा ने
इन्होंने 500 रुपया उस जमाने में दिया और ये अपने हॉस्टल में उन्होंने सबसे पहले देवदार का विनाश शुरू हुआ। और उस समय मोटर सड़क थी नहीं, पैदल सड़क भी केवल बद्रीनाथ के जमुनोत्री यमुनोत्री कैलाश वाले रास्ते में थी। बाकी तो जो ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत थी, तो लॉग बना करके अगला, ये इस प्रकार के लकड़ी के लॉग बना करके फिर अगला, और ट्रांसपोर्ट के लिए ये नदियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता था। हरिद्वार तक, रायवाड़ा तक पहुंचाते थे, उधर टनककाली में टनकपुर के पास तक पहुंचाते थे। तो बचपन में तो हम देखते थे कि अगर गंगा के नीचे और पिंडर की छाती शिल्परों से भरी रहती थी, जितनी भी पहाड़ों की नदियां हैं, क्योंकि जो देवदार, हरित और पाइन के पेड़ हैं वो नदी में बह जाते हैं, लेकिन जो बांध और चौड़ी पत्ती के उनको कहते हैं पलकन, वो नदी में बहने से बह नहीं सकते, वो बैठ जाते हैं। तो इसलिए जब तक वो सड़क नहीं थी तब तक तो दोहन केवल देवदार, चीड़ और हरित का। लेकिन चौड़ी पत्ती के जंगल, जैसे ये गोपेश्वर का चौड़ी पत्ती का जंगल है, तो ये चौड़ी पत्ती का लोगों के दैनिक उपयोग के काम भी आता है, ह्यूमस धरती के लिए, हमारी पर्यावरण के लिए भी। और जैसे जैसे मोटर सड़कें बढ़ी तो जैसे गोपेश्वर का ऊपर का सारा पान का जंगल नष्ट हुआ, ये आप देख रहे होंगे ट्रक पहुंचने लगे, और इसके कारण न केवल देवदार, हरित बल्कि चौड़ी पत्ती के जंगल भी नष्ट हो। उसके कारण लोगों की दैनिक आवश्यकता पर भी, अस्तित्व पर भी असर पड़ा और धरती पर भी, पर्यावरण। ये मोटर सड़क तो जरूर चाहिए थी, लेकिन होना ये चाहिए था कि आधा कटान करते, आधा पत्थर की दीवार, लेकिन बिना सोचे समझे आप देख लोगे वो गाँव है और ऊपर से वो सारा मलबा नीचे। तो यही स्थिति नीचे से पहले से संवेदनशील इलाका है और ऊपर से मोटर सड़क का मलबे के कारण कई गांव के लोगों के खेत, मकान इत्यादि नष्ट हो रहे हैं। ये 1893 में प्लेन का एक लैंडस्लाइड हुआ था चमोली जिले में, गोनाकाल कहा गया, उसमें 5 किलोमीटर लंबा था। लेकिन 1935 में इसी लेक को देखने के लिए और इसका भूगर्भीय अध्ययन के लिए हैव और गेंसर आए थे। ये बैठे हुए हैं दोनों, ये गर्भित थे और इसी चित्र को 1970 में जब लक्ष्मी में प्रियंका दिखाना याद, तो ये चित्र हो गया। हमारा इसमें 5 किलोमीटर लंबा, 300 मीटर गहरा था और 700 मीटर चौड़ा था ये, तो ये पूरा का पूरा नष्ट हो गया था। अगला इसी प्रकार ये बद्रीनाथ जाने का रास्ते का चित्र है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के, उन्होंने 1969 में ये चित्र खींचा था। बेलाकुट एक जगह है, और जब 1970 में अलखनंदा में प्रलय का निवारण आई, तो ये चित्र ये नीचे आप देख रहे होंगे, उसके नीचे ऊपर से छिड़का है, और यहाँ पर बद्रीनाथ जी थे और हेमकुंड साहब से 25 बसें आई थी, वो सारी की सारी बह गई थी, और 6 मोटर पुल, 16 पैदल पुल, लोगों के खेत, मकान इत्यादि, और गंगा नहर जो हरिद्वार से आती है मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर की 9 लाख के करीब एकड़ के करीब खेती को सूचित करते, वो नहर भी यहाँ की मिट्टी बह करके 10 किलोमीटर तक 3 मीटर ऊंचाई तक पूरी गंगा नहर बंद हो गई। तो जब हम लोग इस इलाके में गए और पूरा वो किया, तो डॉक्टर के राव के कई राज्य मंत्री थे, हमने कहा कि ये बाढ़ मैन मेड है या प्राकृतिक है। तो उन्होंने जीएसटी के कोई सेक्रेटरी थे, नायक या कुछ नाम नहीं, लोगों को मिल करके यही दिल्ली विश्वविद्यालय के सकलानी जी आदि उस कमेटी में रहे। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी तो पता नहीं, तो लेकिन ये हालत उत्तराखंड में इसके पूरे वाटरशेड में वर्किंग प्लान के आधार पर पेड़ काटे गए, जो मैंने आपको पहले लेक दिखाई गोला में, उसके भी वाटरशेड में और इन इलाकों में। ये मैंने अभी नया ढाका आपको चित्र दिखाया, ये नया का चित्र है, और वो उसके बाद 2010 में जो तबाही हुई, वही मंदिर जो है वो पूरा मलबा आ गया था, 200-300 लोग मारे गए थे। तो असल में लोगों ने नाले में मकान बना दिए। उससे पहले तो जो वहाँ के गोलपाल चेहरे वो तो सब पहाड़ियों पर रहते, बस्ती
लेकिन ईरान के वर्षों में बिना सोचे समझे ऐसी जगह पर उससे तबाही पानी, क्योंकि वो ठंडा रेगिस्तान है, 43 मिलीमीटर बारिश आए, वो अपने साथ पूरा रेड़ा बालू इत्यादि लेकर के आए, उसके कारण भयंकर तबाही। अगला इसी प्रकार ये उत्तरकाशी का आपने सुना होगा, ये बर्दावत पर्वत है, वो पूरा उत्तरकाशी का है और 2004-5 के बाद ये पूरा पहाड़ टूटने लग गया। भारत सरकार ने 250 करोड़ रुपया यहाँ बचाव किया, पहाड़ तो कैसे बचेगा। लेकिन 1991 में जब अर्थक्वेक आया तो वहाँ दरार पड़ गई थी और उसके बाद तो उससे आना ही था। और ये सारी बस्ती पिछले 40-50 वर्षों में आई। पहले तो बाराहाट एक छोटा सा गांव था, इसी प्रकार पिथौरागढ़ का जो गांव है वो भी बहुत छोटा था। गोपेश्वर जो हमारा गांव है, 1950-60 के बीच में कुल 500-700 की आबादी थी और आज वहाँ 20,000 की आबादी, माने आबादी का घनत्व उस तरफ। तो पहाड़ तो नुकसान करेगा ही, वो पहले सोचने की बात थी। अगर ये वहाँ पर रचनात्मक कार्यों की संस्था दसोली ग्राम समाज में सामान्य बात है। इस प्रकार के लोगों जो गार्जियन संस्था थी, तो इन्होंने ये जमीन इत्यादि दे करके, तो जब अलकनंदा में बाढ़ आई तो हमारे साथ इस जगह जगह गए रिलीफ के लिए। उस समय आज की तरह नहीं कि पूरे देश और दुनिया की संस्थाएं थी, उस समय कोई आता तो हम 20-25 किलो राशन लेकर के 30-40 लोग जगह जगह घूमे। तो लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए वहाँ लैंडस्लाइड हुआ, उसके कारण अलकनंदा रुकी और फिर रेंगारी बाढ़। ये हमारे साथी इस प्रकार से ये अलकनंदा घाटी में गए थे और वो कारण कारक ढूंढ करके, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर के अदाओं के पास हमने जो नोट दिया था तो 6 अगस्त को, उसमें यही 6 अगस्त 1970 को कि इन गाँवों में पेड़ काटे गए, इन गाँवों में फिर बाढ़ आई और उसके कारण अलकनंदा बौखलाई। ये फिर जब लोग पेड़ इन्हीं इलाकों में दोबारा पेड़ काटे जाने लगे, तो एक तो पेड़ों के कटान के कारण लोगों के जो परंपरागत होते हैं कृषि यंत्र इत्यादि, उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। क्योंकि सड़क के जाने से वहाँ जैसे एस का जुआ बनाते थे या मोरू खर्चू का हल आती इत्यादि बनाते थे। तो वन विभाग ने देखा कि एस से तो बैडमिंटन, टेनिस के फ्रेम और स्विट्जरलैंड इत्यादि में जाएगा तो डॉलर मिलेंगे। तो उन्होंने कह दिया गाँव वालों को कि आप इसका हल लाठी नहीं बना सकते हैं, आप जुआ नहीं बना सकते। तो एक तो इससे लोगों का, दूसरी और लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए वहाँ भूस्खलन हुआ और लोगों ने अपने अनुभवजनक ज्ञान से कहा कि यदि दोबारा पेड़ काटे जाएंगे तो 1970 के बाढ़ की जैसी पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर ये लेनी का चित्र है पहला वाला 1974 का, यद्यपि चिपको आंदोलन 1974 में मंडल में था और कभी भी आप जाएंगे कुशीमठ से मंडल आएंगे तो वो जंगल आज जहाँ सबसे पहले वो हुआ इतना घना कि ऊपर से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। और एक समय ऐसा हो गया था कि जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं वो हालत उस जंगल की हो गई थी। तो प्रकृति तो इतनी उदार है कि उसको मौका मिलना चाहिए, वो वनस्पति अपने आप उसके उठा लेती है। माना हमने कई जगह 1000 पेड़ लगाए होंगे तो हजारों पेड़ अपने आप, क्योंकि मानवीय संरक्षण पेड़ों को मिल गया। तो ये नैनी जो नंदा देवी वाला इलाका है वो ऊपर नंदा देवी की चोटी का चित्र दिखाई दे रहा है। ये जंगल कटरा था जो आंवला दिखाई दे रहा है इस तरफ, तो वो लैंडस्लाइड है। ऐसे इलाके में हमें तो लोगों की समझ के मुताबिक उनकी बातें रखी, उनकी समस्याओं को कि बहन जी यदि ये जंगल फिर कटेगा तो क्या ऐसी बाढ़ आएगी, जब तुम्हारा लंगड़ा, तंगड़ा, जगरा कई प्रकार की वन्य सब्जियां होती हैं, मोटिया, बादाम इत्यादि से आप दूर हो जाएंगे तो ये जंगल कटेगा तो ऐसा प्रभाव। तो उन्होंने तो साफ कहा कि जैसे रेणी में उस समय महिला मंगल दल की अध्यक्षा जिसकी 27 मार्च 1974 की बात है, तो उन्होंने कहा कि बेटाओं ये तो हमारा मायका है, जैसे मायके के घर से कई प्रकार की वस्तुएं मिल जाती है। इसी प्रकार चंद्रा, जगरा, सब्जी इत्यादि, जलावन, चारा तो मोटी बात है,
लेकिन गुच्छी आपने सुना होगा मशरूम, एक जंगली मशरूम होता है जो 10,000 रुपया प्रति किलो के हिसाब, एक तो ये कृत्रिम मशरूम है। तो वहाँ मार्च अप्रैल और मई के महीने में, जैसे अभी तो कीड़ा जड़ी इत्यादि का भी वो हो रहा है, जो बाहर भी जा रहा है 2.5-3 लाख रुपया पर केजी। तो इस प्रकार की कई वो थी, तो उन्होंने अपने ढंग से ये बात रखी थी कि ये जंगल कटेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चीजें हो गई, सैकड़ों मजदूर थे और उन्होंने कहा कि हम इस जंगल को नहीं करते थे, क्योंकि उस दिन वन विभाग ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी कि मैं भी गोपेश्वर में रहा, कंजर्वेटर ने बातचीत के लिए बुला दिया था। वहाँ के जो पुरुष थे वो भी चमोली में चले गए थे, तो और ये चुपके से वो वहाँ पहुँच गए। सैकड़ों मजदूर 3400 राशन की बोरियां, वो हिमाचली मजदूर थे वो। तो छोटी बहनों ने कहा कि कुछ वो चुपके से जा रहे थे कि कुछ अजनबी लोग जा रहे हैं, तो बहनें सीधे जंगल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम उस जंगल को नहीं करते थे। तो अंत में 5-6 बजे के बाद वो वापस आ गए और इधर एक चट्टान थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग वालों ने वहाँ पर ऊपर भी चट्टान था, नीचे एक नदी थी, नैनीताल गाँव में खाता रात। तो बहनों ने कहा कि ये रात को वापस आ जाए। उन्होंने नैनीताल तक तोड़ दिया, मतलब अपने जंगल को बचाने के लिए। वो मजदूरी से तो वापस आ गए थे। फिर दूसरे दिन सुबह हम भी पहुंच गए। हमने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि उनका तो कानून अपने हाथ में ले लिया, जैसे अपने ही गाँव के लोग भी होते हैं और ठेकेदारों ने, जंगलात के लोगों ने। लेकिन हमने कहा कि बहन जी, अब तो यदि जेल जाने की बात होगी तो पहले हम लोग। तो इस प्रकार से उन्होंने सहज रूप से, मैंने सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेड़ क्यों नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ये झूलार मैरी ऑफ फ्लावर के निचले भाग में भी 1977 में आंदोलन चला, 1975 में गोपेश्वर में चला। तो ये अलग अलग जगह के, इनमें मुख्य रूप से महिलाएं, लोग कहते हैं महिलाएं, ये महिला और पुरुष का सवाल नहीं था, लेकिन पहाड़ों में गृहस्थी के संचालन की मुख्य दूरी महिलाएं होती, पुरुषों को रोजगार के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। इसलिए चाहे घास चारा जलाओ, कई आंदोलन चले। डूंगरी पैतोली में तो उन्होंने अधिकार का सवाल उठाया कि जब जंगल का सारा काम हम करते हैं तो जंगल का सौदा करते हुए हमको क्यों नहीं पूछा जाता। इसी प्रकार वन पंचायत के बछेर की महिलाओं ने कहा कि वन पंचायत में 9 के 9 पुरुष थे। उन्होंने कहा कि जंगल नष्ट होगा तो उसका दुष्प्रभाव सीधा हम पर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने चुनाव करवाया और सारी बहनें एकत्रित हुई और 9 में से 7 बहनें चुनी गई, सरपंच भी उनका हुआ। उससे पहले ये होता था कि 3 बहनें, जैसे आजकल 3 और 6 का रेशियो है, तो वो बेकारी की तरह रहती है। अब क्या है कि वन पंचायतों में यदि 9 पंचवटी होगी तो 7 बहनें होंगी और 2 पुरुष होंगे तो पुरुष बेकारे हो जाएंगे। तो परिवर्तन, इसलिए हम कहते हैं कि वन कर्म में निर्णय लेने की भूमिका जो जिस पर उसका दबाव पड़ता है, स्त्री और पुरुष का सवाल नहीं है, क्योंकि वो कर्म उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगला ये जब ट्रेनिंग का आंदोलन, ये सारे आंदोलन चले तो उत्तर प्रदेश में एस.एन. बाबूड़ा भी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा, जब हम उनके पास गए कि भाई जी वहाँ तो बहुत गड़बड़ी इत्यादि है, तो उन्होंने कहा कि वो तो लाखों रुपए हमको जो मादार है, ठेकेदार है, उसको दंड स्वरूप देना पड़ेगा, वो हमारे ऊपर क्लेम। तो उन्होंने कमेटी बना दी और उससे पहले तो वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर को अध्यक्ष बनाने थे। हमने कहा, उन्होंने भी वर्किंग प्लान बनाया, इसलिए हमें वो स्वीकार। तो अंत में उन्होंने कहा कि यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के कोई मास्टर भी मेरे पास आए थे और वो भी हिमालय के बारे में। तो बाद में ढूंढ कर स्वामीनाथन जी आदि के पता चला तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे और उनकी अध्यक्षता में जो वो जैकेट वाले हैं, और उसमें गोविंद सिंह नेगी एक कैरी के विधायक थे, नरेंद्र सिंह भंडारी जी थे और चीफ कंजर्वेटर सॉइल कंजर्वेशन भूगर्भ भूक्षरण सिंचाई अनुसंधान संस्थान और आंदोलन की तरफ से गोविंद सिंह रावत और मुझे सदस्य। तो फिर ये तो जोशीमठ का चित्र है, लेकिन हमने कहा कि केवल जोशीमठ से आप रिकमेंडेशन नहीं, आप पूरे वाटरशेड को देखें। तो पहली बार कोई कमेटी 14-15 हजार मैंने ओली से भी ऊपर एक चित्रकार था, पहाड़ है, वहाँ गई और फिर देखा नीचे की तरफ, वहाँ तो पेड़ नहीं थे, ये इलाका कमजोर है। तब उस कमेटी ने कहा कि जो ये अंगूठा था बहने हैं, ये जो कह रही है कि ये जंगल कटेगा, ये
कमजोर है, प्यांकु है, प्यांकु में कोई बच्चा है, उसको छेड़ने से वो रो जाता है। इसी प्रकार ये इलाका ऐसा है कि थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो वो गड़बड़ी हो जाएगी, तो उसका मशीनरी रिकमेंडेशन दी। फिर हम जो सेक्रेटरी थे वो उत्तर प्रदेश सरकार के एनपी सरकार के, उनके पास गए, उन्होंने ही उसका प्लान बनाया। तो हमने कहा आप कह रहे, उन्होंने कहा मैं तो नहीं गया, मैंने रहने के आधार पर वर्किंग प्लान की संस्कृति लिख दी थी। तो अंत में क्या हुआ कि वो स्वीकार हो गए, उन्होंने दिया, निकाल दिया। पहली बार अलग के मेजबानों से पढ़ कर, उसके बाद तैयारी सरकार की और अपने कुओं में लड़कों ने और जगह जगह से एक तरफ से पूरा आंदोलन चल पड़ा। ये तरीका दीप में गिरीश तिवारी जी हैं, बहुत ही बदल वो थे, वो हुड़का बजाते हुए थे। आज हिमालय चमोली जिले में जो आपने गोना लेक देखा, वो वृक्षारोपण की, पर्यावरण चेतना की, मैंने चिपको के साथ साथ जो दूसरा कार्यक्रम है उसकी, तो इसमें वो जिनका माइक रखा हुआ है वो प्रदीप टमटा है, वो आजकल सांसद है, लेकिन अपनी बात वो आज उन्हीं के पास वो पीसी तिवारी जी है, वो आजकल किसी पक्ष के वो है, लेकिन पर्यावरण के बारे में उनकी सोच भी इसी प्रकार चलते रहेंगे। राजीव लोचन शाह जो बैग वाले हैं, इसी प्रकार अनुसया प्रसाद भट्ट है, वो पीछे पीछे वो है। मैंने सभी यूथ जितना भी था इस प्रकार की यात्राएं निकाल करके न केवल पेड़ बचाने का, पेड़ लगाने का, पानी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सारा, और ये गोरा देश यहाँ से अनुपम मिश्र और ये लोग भी आए और अनेकों लोग इसके साथ जुड़ते गए। और बाद के वर्षों में राम गुहार इत्यादि जो है लोकुल जी, कम से कम 15 दिन उस इलाके में रहे। सामाजिक तरफ से अलग अलग मैंने कहा कि भिन्न उनका नाम अगला। तो एक और पेड़ बचाने का दूसरा ये लिखा हुआ है महिला मंगल पक्षी। तो हम जैसे पहाड़ में लैंडस्लाइड होता है और गांव की महिलाएं जो पहले अपने स्कूलों से बाहर नहीं आती थी, अपना नाम कोने में भी शर्माती थी, तो उनको बाध्य किया कि वो अपना नाम कहें, अपना मुद्दे रखें। तो प्रारंभ में तो वो बहुत वो था, लेकिन आज तो वो अपनी समस्याओं को, अपनी समझ को, और कई जगह जैसे चिपको मेहंगा के लोगों ने आंदोलन कर लिया और वन विभाग वाले हमारे पास आए कि तुमने आंदोलन, तो हमको उनके द्वारा पता था। कई बार वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अमुक इलाके में हम वर्किंग प्लान के आधार पर पेड़ काटे जाएंगे, तो लैंडस्लाइड हो, आप कहिए कि हम चिपको आंदोलन कराएंगे। तो हमने भी कहा, उन्होंने शासन ने पूछा तो इलाके में, तो मिलजुल करके भी कई कार्यक्रम हुए और बाद में उन्होंने यहाँ तक कहा कि सब अमुक जगह हमको पेड़ काटते हैं, आपकी क्या राय है। मैंने आंदोलन का जवाब हमको चिपकने की उस प्रकार की नौबत नहीं आए, न अनशन करने की जरूरत आवश्यकता। आंदोलन का व्यवहार इतना था कि रूप से उन्होंने। तो इन शिविरों में एक और तो पेड़ बचाने का, दूसरी और पेड़ लगाने का, ये जारियों का दविया लिखा हुआ है। ये प्राइमरी स्कूल डुमा के गाँव है, 15-20 किलोमीटर यहाँ पैदल चलना पड़ता है। और ये लोग ड्रम्स बजाते हुए जो कैंप करते हैं, उन कैंपों में पहले संगीत भी स्लोगन जैसे पैरा पगार कब्र कला नया दावत, पैरा मरे भूख शरण, पैरा पगार मरे खेतों की मेहनत कब रुकेगी जब नए पेड़ लगेंगे। इसी प्रकार चिपको आंदोलन जिंदाबाद, ये सारे स्लोगन भी लगते हैं। इसी प्रकार गीत भी शुरू होता है जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ गीत हो, पेड़ों की माता आदि के बारे में। और फिर 90% बहने इन कार्यक्रमों में भाग लेती है। पहले तो करीब 60 और 40 का था, पर अभी 90 और 10 कार्यकर्ता और कुछ छात्र युवा, जिसमें आज भी देश के अलग अलग ढंग से, चाहे वो सरकारी सेवा में है, तो जो लड़के उससे जुड़े रहे, वो एक तरफ से आज भी पर्यावरण को आधार मान करके, क्योंकि यदि हम कहेंगे हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम पूरा मैं तो कई बार इस प्रकार के शिक्षक का अधिकारी कर्मचारी
ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं आगे। तो ये इन शिविरों में चर्चा होती है 4 घंटे और श्रमदान का काम भी। तो अपनी अपनी क्षमता क्या था, जैसे बहने ये पत्थर ला रही है प्लांटेशन के लिए, अगला ये पत्थर की दीवार बनाएंगे, पेड़ रोपेंगे अगला, और इसमें छोटे बड़े बच्चे सब एक चुप से समारोह पूर्वक सम्मिलित होते हैं। ये अलग अलग गाँव का चित्र है, पेड़ लगाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पेड़ के साथ साथ पानी के बारे में अपने सारे मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। ये गरीब हो अमीर, जलावन सबको चाहिए चरण, तो ये पेड़ लगाने के लिए बहने गरीब से गरीब और अमीर लोग सभी पक्ष, कई लोग पूछते हैं कि तो गाँव में जो भी है मैंने उसमें कोई वो नहीं। अगर ये पेड़ रोपने से पहले उसमें गोबर की खाद भी डालते हैं और फिर पेड़ की रोपाई करते हैं। तो ये बच्चे भी जैसे वो बड़े लोग और काम कर रहे हैं, वो दीवार बनी है और हम बच्चों को टोकते नहीं है कि आप नहीं लगा पाते। शिक्षण का काम बाद में फॉलो करते हैं कि तो पौधा रोपा ठीक से रोपा है, पर उनको नहीं। तो इन कार्यक्रमों में छोटे बच्चों से लेकर के सभी का शिक्षण चलता है। तो ये कार्यक्रम जो इको डेवलपमेंट कैंप का कार्यक्रम है, ये इको डेवलपमेंट दसोली के अंतर्राज्य मंडल आयोजित करता है। इसमें संस्थाओं के कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी और महिला मंगल दल, मुख्य रूप से विद्यार्थी और वैज्ञानिक इत्यादि। एक बार दर्शन तक प्रोफेसर माधव गाडगिल इत्यादि ये लोग भी आए थे। तो अलग अलग लोग अपने ढंग से, एक और सैद्धांतिक ज्ञान और दूसरी और व्यवहारिक अनुभव। जैसे सुलोचना गाडगिल आई पति, तो उनसे बहनों ने पूछा कि जो बारिश के आप घोषणा करती है, तो उन्होंने अपने ढंग से बताया उस जमाने में 40% सही होता है, कैसे आंकड़े होते हैं। तो सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव का आदान प्रदान भी इन शिविरों में होता रहता है। और इसमें जैसे अलग अलग कार्यक्रम है, सब साथ साथ सुबह उठ करके प्रार्थना करते, गाँव की बहनें भी और सभी प्रकार के लोग, चाहे किसी भी वो अपने गांव में एक दूसरे के पास बैठते न हो, लेकिन ये सर्वोदय के कर्म में सब आते हैं, अपना नाम इत्यादि अपने मुद्दे भी रखते हैं। और श्रमदान के बाद सामूहिक प्रार्थना होती है, परिचय होता है, परिचय में बातें करते हैं कि वो अपना कार्यक्रम इत्यादि के बारे में जानकारी दे, और फिर श्रमदान करने के लिए जाते हैं। जिन दिनों पेड़ रोपने का काम होगा, पेड़ रोपते हैं, वृक्ष बनाने का काम होता है, फिर कई बार पानी डालने का काम अलग अलग मौसम में साल में 4, 6, 8 के करीब शिविर होते हैं। और उसके बाद फिर दिन में सभा होती है, उसमें सब लोगों को, मुख्य रूप से पहले बहनों को, यदि समय बचता है सब भाइयों को मौका दिए, तो वो अपने अपने गांव की अन्य समस्याएं, पहले तो प्राथमिकता तो जंगल से जुड़ी होगी, लेकिन फिर पानी की क्या समस्या है, स्वास्थ्य की, स्कूल की, तो इसके बारे में अधिकारी भी रहेंगे, तो सबका आपस में आदान प्रदान, उसका निवारण भी होता है। फिर शाम को खेल इत्यादि, फिर सायकालीन प्रार्थना, भोजन इत्यादि भी। हमारे जो शिविर होते हैं 2-2, 3-3, 4-4 लोग होंगे तो 6000 में वो हो जाते हैं 3, 4, 5 दिन तक। और कई बार महीने अपना निराश करते हैं, अपने अपने घर से वो लाते हैं, वो बचत होगा तो हमें दे देते हैं कि अगले उसके लिए वो आएगा। तो ये जैसे गांव का नाम है जमरू, ये दीवार इत्यादि ये स्वच्छ कर सकते हैं। अगर ये वही गाँव है, ये पेड़ इत्यादि यहाँ ये अलकनंदा जिसमें अलग जानकारी बाहर आ गई थी, यहाँ पर एक पुल था, वो ऊपर की तरफ है, और ये पहले मोटर रोड थी बजना जाने की। तो अभी यहाँ पर एक हाई स्कूल थी, तो सब मिलजुल करके पहले क्या हुआ कि सड़कों को साथ लेकर के, पहले महिलाओं को नहीं करके प्रोफेसर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, तो बीज इत्यादि छिड़काव किया और वनस्पति ने सिर उठाया अगल, और धीरे धीरे इलाके में
हरियाली आ गई है। अगला इसी प्रकार अलकनंदा का ये इलाका है। तो जैसे छुड़मुनी आदि का भी इत्यादि वो करने के बाद, और जैसे मैंने बताया कि हमने 1000 पेड़ लगाए, लेकिन हजारों पेड़ अपने आप अगला ये वही अलकनंदा जाती है। यहाँ पर एक गाँव था अगला, ये खेत के पास भी वालनट के पेड़ हैं, चमला को आते हैं भाई साहब, चारा जलावन आदि के पेड़ हैं। तो लोगों के खान पान में पहले ये होता था कि बैलों को बिल्कुल चट्टान पर जाना पड़ता था, चट्टान में जरा भी पैर फिसल जाए तो मौत हो जाती है या टांग टूट जाती है। इसलिए हमने उनसे कहा कि यदि आप अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बिल्कुल खेत के बगल में चारा जलावन के पेड़ ले आइए। इस प्रकार से लोगों की समझ में बात है। अगला तो ये पत्थर की दीवार से, एक तो ये जो खेती वाली है उसकी सुरक्षा हुई, क्योंकि जंगली जानवर नुकसान करते हैं, साई सुअर इत्यादि, और दूसरी ओर पेड़ भी उनके साथ शर्त रखी और पेड़ भी के आसपास होने लगे। ये अलग अलग इलाकों के चित्र हैं। ये हमारे कार्यक्रम में एक तो बिल्कुल बंजर जमीन को किस प्रकार से वो करें, दूसरा खेती से जुड़े हुए इलाके को, यद्यपि बहुत छोटे से इलाके में ये सारा कार्यक्रम है, साधनों की भी कमी है, लेकिन लोगों को वे चेतना जगा करके इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। और अंत में क्योंकि यदि सारा नजदीक मिलेगा तो महिलाओं को फुर्सत मिलेगी और वो बच्चों के लिए अधिक समय दे पाएंगे। नहीं तो 8-10 घंटे बहनें जलावन खिलाने के लिए जाती है तो बच्चे को कई बार बांध करके रख देना पड़ता है, उनका स्वभाव भी वो हो जाता है, दोनों में तनाव भी बढ़ जाता है। यदि चारा जलावन नजदीक आ जाएगा तो उससे जो समरसता भी आ जाएगी। ये हमने एक और तो प्रकट देखा, दूसरा हमने एक ऐसी मीटिंग में इसरो जब पता चला कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से ये देख सकते हैं तो उसमें कस्तूरी रंगन जी थे, मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि जहाँ 1973 से तो चिपका आंदोलन चला, पर मैंने उनसे निवेदन किया था कि 1970 से पहले के आंकड़े दीजिए और आज क्या स्थिति है ये आंकड़े दीजिए, इसका अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि 70 से पहले की नहीं है पर 1972 के हम दे सकते हैं। तो 72, 82 और 92 तो उन्होंने यूसैक जो अहमदाबाद में है उनके वैज्ञानिकों ने इन इलाकों का मतलब 7-8 वाटर सेट जो चमोली जिले में थे, जो दसोली के अमसरा के मंडल ने एक और तो चिपको आंदोलन, दूसरी ओर पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम था वो उपग्रह के आधार पर भी, तो ये उनके ही द्वारा ये अलग अलग इलाकों का एक इलाके का जैसे ये है कि 1972 से 92 तक 4200 हेक्टेयर में जंगल नष्ट हो गए थे और 1600 हेक्टेयर में लैंडस्लाइड हो गया था वो अलकनंदा बाढ़ आदि के बाद। तो इन वर्षों में 20 वर्षों में 2900 हेक्टेयर में हरियाली आ गई थी और 316 हेक्टेयर चौप हो गए थे जो लैंडस्लाइड के कारण। ये अलग अलग इसरो के इलाके हैं, इनकी वैज्ञानिक रिपोर्टें हैं, 2 रिपोर्ट। अगला ये जो इलाके दिखाए ये मुख्य रूप से ये 3 वाटर सेट का है, इस तरफ के भी हैं, लेकिन ये 1971 से 81 और 81 से 91 जो परिवर्तन हुआ है। अगर तो एक तरफ से मैं केवल हिमालय बल्कि हमारी जितनी भी नदियां हैं, हिमालय की गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस तो है ही, लेकिन इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि का जलागम में छोटी वनस्पति बड़ी वनस्पति हो तो मिट्टी कम रहेगी, बारिश तो आएगी, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा लेकिन वो तूफान नहीं मचाएगी। इसलिए हरियाली बहुत जरूरी है, न केवल बड़े पेड़ बल्कि छोटी वनस्पति भी ज्यादा महत्व, जिससे कि भूक्षरण इत्यादि रुक सकता है। अगला तो इस प्रकार से नदियों का जल भी स्वच्छ रहेगा। अगला और अभी भी हम लोग जैसे ये पार्टी है सीखने की
प्रवृत्ति हैं। जैसे मैंने निवेदन किया कि आज हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी निमित्त जाते हैं, उसमें कुछ अपने देश के बारे में, पहाड़ों के बारे में ही नहीं, देश के पूरे उसके बारे में समझने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये स्थिति आज हिमालय का मतलब केवल हिमालय ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पूरे देश के नियोजन का केंद्र बिंदु हिमालय का संरक्षण होना चाहिए। उसमें चाहे हिमनदों की जो रफ्तार पीछे जाने की वो तभी वो होगी जब हरियाली आएगी, या जो गैस जल इत्यादि हो रहा है वो तो वो नहीं है। इसी प्रकार जो जलवायु पर भी असर पड़ेगा, तो इसके केंद्र में जल, जंगल और जमीन, ये तीनों, इनका संरक्षण और केवल संरक्षण, संवर्धन और उत्पादकता बढ़ाना, हमें केवल हरियाली लाना ही नहीं बल्कि उससे लोगों को कैसे जोड़े जो भुक्तभोगी है, परिणाम जो कारक भी है, हमें लोगों को केंद्र बना करके ये सारे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ फिर समय भी हो गया, आप लोग कुछ प्रश्न करना चाहिए।